नमस्कार, लोकतंत्र संवाद में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम इस सत्र में आपसे बात करेंगे बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी जो बरसों से झेलते आ रही है बिहार। इससे बहुत कुछ सहना पड़ा है बिहार वासियों को। आज उस पे हम नजर डालें। क्या बिहार कभी बाढ़ से नहीं उबर सकती है? क्या बिहार को एक लेबर राज्य बनाए रखने का राजनीतिक रणनीति है? किस तरह से बिहार को बाढ़ से उभार के एक अच्छी राज्य, एक विकसित राज्य बनाया जा सकता है? देखिए, वैसे तो बिहार और बाढ़ कोई नई बात नहीं है। हर साल गंगा, कोसी, गंडक जैसी नदियां लाखों घरों और सपनों को लेकर के अपनी धाराओं के साथ बह जाती है। दुख की ये बात नहीं है कि बिहार हर साल इस त्रैसदी से जूझ रहा है। दुख की बात यह है कि आज़ादी के 79 साल के बाद भी हम उसी स्थिति में हैं जिस स्थिति में आज़ादी के 79 साल पहले थे हम। तो ये आपको कहीं न कहीं सोचना पड़ेगा कि हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? क्या हमारे साथ गुलामों जैसा सलूक किया जा रहा है? तो चलिए वीडियो को अब मेन पहलू की तरफ लेके जाते हैं और जिन-जिन मुद्दाओं पे आज आपसे हम बात करेंगे, जो मेरा मेन टॉपिक है इस वीडियो में, वो हम आपको पहले संक्षेप में बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे कि बिहार में बाढ़ आने का कारण क्या है? उसके बाद हम आपको दिखाएँगे कि इस बाढ़ के वजह से बिहार को कितना नुकसान हुआ है। और तीसरे नंबर पे हम आपसे बात करेंगे केंद्र सरकार का बिहार की तरफ क्या रवैया रहा है। चौथा पॉइंट पे हम जो आपसे बात करेंगे वो कि बिहारियों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार क्यों हो रहा है। पांचवा पॉइंट जो सबसे मेन और अहम मुद्दा है वो ये है कि इसका समाधान क्या है। क्या बिहार कभी बाढ़ से उभर भी सकता है या नहीं? तो समाधान है, हम उस पर बात करेंगे। और आखिरी पॉइंट पे हम आपसे बात करेंगे कि इसके लिए बिहार के जनता कितना जिम्मेदार है। क्या सिर्फ जिम्मेदारी यहाँ के सरकार की है, दूसरे लोगों की है, या बिहार खुद भी जिम्मेदार है अपने। चलिए अब बात करते हैं बिहार में बाढ़ आने का मुख्य रीजन क्या है। देखिए, वैसे तो ऑलमोस्ट सभी को पता है कि सारी बड़ी बड़ी नदियाँ नेपाल होते हुए बिहार में आती है। और वही रीजन सबसे मेन रीजन है कि नेपाल से अनकंट्रोल पानी जो छूटती है वो बिहार में आती है और बिहार को बाढ़ के चपेट में ले लेती है। इसके अलावा अगर आप ये विजुअल देखिए, इस विजुअल में आपको पता चलेगा कि कैसे उत्तर प्रदेश और झारखंड से भी छोटी छोटी नदियाँ आके बिहार के गंगा में मिलती है। उसका रीजन ये है कि बिहार निचली स्तर पे पाया जाता है, उत्तर प्रदेश और झारखंड ऊंचे जगहों पे है, और बिहार नीचे होने के वजह से सारी नदियाँ बिहार में आके मिल जाती है। और इस वजह से बारिश के टाइम में ज़्यादातर प्रॉब्लम बिहार को बाढ़ से झेलना पड़ता है, खास करके सितंबर और जुलाई, अगस्त, इन सारे मौसम में। तो इसके अलावा आपसे अगर हम बात करें, अनकंट्रोल पानी जो आती है, कैनल सिस्टम अवेलेबल नहीं है, डैम प्रॉपर नहीं है, डैम की व्यवस्था, और फ्लड मैनेजमेंट कहीं भी नहीं है। अगर फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम होता तो उससे भी कुछ कंट्रोल होता। उसके बाद तटबंध का फेल्योर, तटबंध अच्छे तरह से नहीं है हुआ है पूरे बिहार में कहीं भी। अगर तटबंध, देखिए, सिर्फ तटबंध करने से कुछ नहीं होगा। तटबंध के साथ साथ आपको प्रॉपर कैनल सिस्टम चाहिए होगा, प्रॉपर आपको बाढ़ मैनेजमेंट चाहिए होगा। इसके साथ साथ आपको चाहिए होगा कि कैसे अनकंट्रोल पानी जो आ रही है नेपाल से, उस अनकंट्रोल पानी को नेपाल में ही कहीं ना कहीं स्टोर किया जाए, छोटे छोटे कैनल में, छोटे छोटे ड्रेनेज स्टोरेज में। तो अगर छोटा छोटा स्टोरेज पहले नेपाल में, नेपाल सरकार से बातचीत करके वहीं पे अगर रोक लिया जाए, तो बिहार में अगर फ्लो थोड़ा उसका कम होगा, थोड़ा कंट्रोल सिस्टम में आएगा, तो बिहार फिर बाढ़ से उतना प्रभावित नहीं होगा। वैसे तो बिहार के टोटल 38 जिलों में से 28 जिला बाढ़ से प्रभावित होती है। बिहार का 58,000 किलोमीटर की भूमि है, उसमें से अराउंड 68,000 किलोमीटर जमीन, जो 63,000 किलोमीटर जमीन, वो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। कम से कम 73% जमीन बाढ़ से प्रभावित होती है। ऐसे राज्य का विकसित होना कैसे संभव है? अगर प्रॉपर इसका मैनेजमेंट नहीं किया जाए, प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाए, तो ये कैसे संभव है कि इस चीज़ को बाहर किया जा सकता है बिहार से? तो ये मुख्य रीज़न है कि नेपाल से सारी नदियाँ बिहार में मिलती है, झारखंड और उत्तर प्रदेश से भी जितनी छोटी-छोटी नदियाँ हैं, वो बरसात के मौसम में आके बिहार के गंगा में मिलती है। चूँकि कोई लिंकेज नहीं है छोटी-छोटी नदियों की कहीं और निकलने के लिए, इसलिए सब बिहार में ही मिल रही है और बिहार त्रासदी झेल रही है। ये मेन। चलिए अब बात करते हैं बिहार में होने वाली नुकसान की बाढ़ से। अगर नुकसान की बात करेंगे तो अभी रिसेंटली आपने बहुत सारे न्यूज़ तो मैं नहीं कह सकता हूँ, छोटे-छोटे जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने दिखा दिया कि किस तरह से नुकसान है। बट मैं आपको व्यापक नुकसान दिखाना चाहता हूँ बिहार का क्या है। सबसे बड़ा नुकसान है कि बिहार में हर साल जब बाढ़ आती है तो ऐसे हज़ारों स्कूल्स
और मेडिकल्स, ऐसे तो मेडिकल्स की बहुत ज़्यादा व्यवस्था बिहार में नहीं है। छोटी-छोटी जो भी सरकारी अस्पताल्स बने हुए हैं, तो हज़ारों ऐसे स्कूल्स और स्वास्थ्य व्यवस्था जितना भी है, छोटे-छोटे अस्पताल्स हैं, वो सारे ध्वस्त हो जाते हैं, वो सारे बह जाते हैं बाढ़ में, वो गिर जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ कि जिस राज्य में 38 में से 28 ज़िला बाढ़ से प्रभावित हो, 73% हिस्सा बाढ़ से प्रभावित हो और आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप चाह रहे हैं कि इन्वेस्ट करें मैं अपने बिज़नेस में, तो बीइंग ए बिज़नेसमैन क्या आप चाहेंगे कि मैं ऐसे राज्य में जाके अपना कोई फैक्ट्री लगाऊँ? तो आज तक बिहार का जो इतना विकास नहीं हो पाया है, उसका एक बहुत मेन पहलू ये है, जिस पे लोग बात नहीं करना चाहते हैं और क्यों नहीं बात करते हैं, मुझे इस बात से तवज्जो होती है, बट इसके भी रीज़न मुझे जो समझ आते हैं कि क्यों नहीं बात करना चाहते हैं इन पे। तीसरा सबसे अहम जो नुकसान होता है ना, वो बिहार के किसानों की होती है। जब वो 2-3 मंथ लगातार मेहनत करते हैं कि उनका फसल अब रेडी हो जाएगा और अब वो काटेंगे अपना फसल को, और उनके बहुत सारे सपने होते हैं कि इनको फसल को बेच करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा दूँगा या कोई घर बनाना है तो घर बनाऊँगा। ये सारा चीज़ जब वो प्लान करके रखते हैं और ऐन वक़्त पर जब उनको फल का अब इंतज़ार होता है, तब बाढ़ उनके सारे सपनों को एक साथ अपने धाराओं में बहा के ले जाती है। इसके बाद मैं बात करूँगा 2-3 और पहलू की, जिसमें से एक है कि कितने घर ध्वस्त हो जाते हैं, कितना आर्थिक नुकसान होता है हर साल। इन आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मैं रियल आपको कहानी बताता हूँ। अक्सर फ्राइडे को हमारे ऑफ़िस खत्म हो जाने के बाद हम सारे दोस्त कहीं न कहीं एक जगह मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो मैंने एक जूनियर को उस दिन बुलाया था अपने ऐसे पार्टी में, वो न्यू जॉइन किया था, कुछ 3-4 मंथ पहले जॉइन किया था और मैं अक्सर उसको बहुत शांत देखता हूँ, बहुत कम लोगों से देखता हूँ कि वो बातचीत करता है, बहुत कम लोगों से मिलता है और जो काम वगैरह दिया वो करके फिर चला गया, बहुत किसी से ना मिलना, ना जुलना। तो मैंने सोचा कि उसको बुलाया जाए, मुझे लगा कहीं न कहीं वो कुछ पश्चाताप में है या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसके साथ। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया तो वो रेडी हो गया, ठीक है सर हम आएँगे आज। तो हम लोग सब सामने बैठे हुए थे, हमारे कलीग्स थे, बहुत सारे जूनियर्स थे। तो मैंने पूछा कि यार आयुष, क्या कारण है तुम इतना शांत-शांत क्यों रहते हो? किसी से बातचीत नहीं करते हो, बोलते नहीं हो? क्या इंट्रोवर्ट हो या तुम कैसे क्या कुछ प्रॉब्लम है? बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जब सबने उससे बोला तो उसने बताना शुरू किया। उसने बताना शुरू किया कि सर क्या बताएँ, पिछले 3-4 साल से हमने एक प्रण लिया था, आज से 5 साल पहले उसने बताया एक प्रण लिया था हमने कि मेरी बहन की शादी करनी है। पापा हमारे मज़दूरी करते हैं तो उतना पैसा वगैरह हो नहीं पाता है। किसी तरह से हमने बीसीए किया और उसके बाद मैं आईटी सेक्टर में जॉइन किया बहुत मेहनत करने के बाद। तो मैं सोचा कि बहन को एक अच्छे घर में शादी करूँगा बहन का, और कुछ पैसे इकट्ठा करके उसका शादी करके फिर ही मैं घर जाऊँगा जब मैं उतना कैपेबल हो जाऊँगा। 3 साल हमने इकट्ठे किए, पैसे हो गए, घर में बातचीत स्टार्ट हो गई कि उसकी शादी की जाए। मैं पैसे वगैरह लेके घर पहुँचा, पापा से बात किया, बहन से भी बताया कि अब तुम्हारा शादी कर दी जाएगी, अब तुम रेडी हो जाओ इस चीज़ के लिए। तो कहीं न कहीं बहन को लग रहा था एक चीज़ कि हमारे वजह से कहीं हमारे पापा, मम्मी इन लोगों को बहुत सारा परेशानी ना झेलना पड़े। बताया अपने पापा को, मम्मी को, बहन को कि अब तुम्हारे शादी के लिए बात किया जाए। पापा भी बोले कि हाँ, मैं हर रिलेटिव्स में बता देता हूँ, इसकी शादी की बात चलाई जाए। तो अचानक से नाइट में बहन मेरे पास आई और बोली कि भैया अभी मेरा शादी मत करो। अभी मैं हर साल देखता हूँ कि हमारे घर की स्थिति बहुत ख़राब है, मम्मी-पापा बहुत ही तकलीफ़ में रहते हैं बाढ़ के टाइम में। तो ऐसा करो भैया, पहले मम्मी-पापा के लिए घर बना दो। जब घर हो जाएगा तो मेरा 2-3-4 साल के बाद शादी कर देना, फिर थोड़ा बहुत कुछ पैसा इकट्ठा करके, तब तक मैं भी थोड़ी बहुत पढ़ लिख लूँगी। तो मुझे लगा कि ये सही भी कह रही है, कहीं न कहीं मम्मी-पापा को हमने स्ट्रगल करते देखा है बारिश के टाइम में, बाढ़ के टाइम में कैसे रहता है हमारे घर में सब। तो हमने घर बनवा दिए अगले 1 साल में, और फिर हम दोबारा वही प्रण लेके कि फिर से पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर जब बहन की शादी के लिए पैसा हो जाएगा, तो मैं तब घर जाऊँगा और उस बार उसकी अच्छी तरीके से धूमधाम से शादी करूँगा। बहुत सारे पैसे इकट्ठा हुए 2 साल में, हमने घर पे भेजा, घर पे पहले से लोग, जैसे कि बिहार में पारंपरिक शादी होती है, तिलक वगैरह का रिचुअल्स होता है। तो तिलक के लिए हमने पहले से बहुत सारे चीज़ें इकट्ठा कर लिया, ताकि तिलक के टाइम में प्रॉब्लम ना हो। तो हम पहले से सामान इकट्ठा करते चले गए। अक्सर बिहार में लोग यही करते हैं कि आप अगर किसी के घर में शादी है,
तो अगर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है, छोटे घर से हैं, तो उनके माँ-बाप, भाई पहले से ही तिलक के लिए इकट्ठा सामान करना स्टार्ट कर देते हैं, फ्रिज, गोदरेज जो कुछ भी मतलब चलता है, हर स्टेट में ये चलता है, बिहार में भी चलता है। तो जब सारा कुछ इकट्ठा हो गया और उसके बाद अब नेक्स्ट ईयर हमारा प्लान था शादी करने का। सारे रिश्तेदारों को खबर दे दिए कि अब इसके बारे में आगे बात किया जाए, शादी किया जाए। और उसके बाद क्या होता है, वो बताना इस तरह से स्टार्ट किया कि बताने से पहले वो रोना स्टार्ट कर दिया। और मैं हम लोग फिर बोले क्या हुआ आगे बताओ, क्या हुआ, बहन की शादी हुई, क्या हुआ नहीं हुआ। हम लोग बहुत ही इच्छुक हो गए जानने के लिए कि रोना क्यों स्टार्ट कर दिया। बहुत देर तक वो रोता रहा। उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि अब नहीं पूछते। फिर कुछ देर के बाद उसने स्टार्ट किया कि सर उसके बाद फिर से हमारे राज्य में बाढ़ आई, और इस बार बाढ़ सिर्फ हमारी नहीं, माँ बाप के नहीं, हमारी बहनों के भी सपने उजाड़ के ले गई। जितना हमने इकट्ठा किया था, जितना मेहनत किया था, वो सारा पानी बहा के ले गई। वो बाढ़ की पानी हमारी बहनों की, माँ की, पापा की, सबकी उम्मीद लेके चले गए। और वो लोग हमें बताए नहीं कि ये सारा चीज़ हो रहा है। बहुत दिन के बाद, मैं लगभग 3-4 दिन के बाद घर से फ़ोन आया कि तुम्हारी बहन नहीं मिल रही है। मैं गया पता लगाने के लिए घर पे। जब गया तो वहाँ पे पहुँचने का कोई ज़रिया नहीं था, कोई माध्यम नहीं था। ना कोई एनडीआरएफ की टीम थी, ना ही नाव थी। चारों बगल से मेरा गाँव बाढ़ में डूबा हुआ। मैं इस पार से उस पार जाने में भी सक्षम नहीं था। किसी भी तरह से तैर के मैं सोचा चला जाऊँ, फिर भी बहुत दूर था। बहुत लोग, मैं घुस गया था पानी में, मना करने के बाद फिर मैं बाहर आया। सर आज 2 मंथ हो गए हैं, मेरी बहन नहीं मिली। और उसके बाद हम सब रो रहे थे। एक ऐसी ही मिलती-जुलती दूसरी भी कहानी है। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था तो एक लड़की हम लोग की दोस्त थी। तो एक दिन 2-3 दिन वो नहीं आई जब क्लास करने के लिए। तो वहाँ के प्रोफेसर ने पूछा कि वो क्यों नहीं आ रही है, उसे कॉल लगा कर, कोई उसका अगर फ्रेंड है तो पूछो। तो हमने कॉल लगा के दिया, सर को ही दिया बात करने के लिए। तो सर जब स्टार्ट किए पूछना कि क्या रीज़न है, क्यों नहीं आ रही हो, तो उसने स्टार्ट किया बताना कि सर मैं अभी बहुत दिन हो सकता है और नहीं आ पाऊँ क्लास लेने के लिए। सर ने पूछा क्या कारण है, क्यों नहीं आ पाओगी क्लास लेने के लिए। फिर वो रोने लगी और रोते-रोते बताई कि सर मेरा गाँव चारों बगल से बाढ़ से घिर गया है और मेरे घर में मम्मी, पापा और दादा-दादी हैं, और अगल-बगल के सारे गाँव बाढ़ में बह गई है। 2 गाँव थे, दोनों गाँव बाढ़ में बह गई है। ये कहते-कहते वो रोने लगी। तो कहा कि सर ने कि अच्छा ऐसा कोई बात नहीं है, एनडीआरएफ की टीम होती है, उसके बाद बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं ऐसी स्थिति में। कहा नहीं सर, हमारे इधर एनडीआरएफ वगैरह नहीं आते हैं, ना ही आर्मी वाले आते हैं, ना ही एयरफोर्स आते हैं, ना ही प्रधानमंत्री या कोई भी इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। कह रहे सर सबसे बड़ा दुख ये है कि दादा दादी हमारे 80 साल और 82 साल के एज में हैं और वो तैर नहीं सकते सर। इस एज में वो चल भी नहीं पाते हैं, दादा दादी दोनों बेड पे हैं। समस्या ये है कि मम्मी पापा खुद बचेंगे या उनको बचाएंगे, उनको लेके कैसे तैरेंगे। मैं रात रात भर सर सो नहीं पा रही हूँ कि क्या पता कल सुबह पता चले दादा दादी हमारे नहीं। बिहार की ऐसी एक दो कहानी नहीं है, हजारों लाखों ऐसी कहानियां हैं जहाँ लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल नहीं पहुँच पा रहे हैं इस वजह से। चलिए अब आगे बात करते हैं कि केंद्र सरकार बिहार को कितना साथ देती है बाढ़ से उभरने के लिए। देखिए अगर हम कंपेयर करेंगे दूसरे राज्यों से बिहार की, तो फिर तो हम बहुत दूर हैं। बिहार को बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही है, एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंच रही है, वहाँ पे आपको आर्मी नहीं मिलेंगे, वहाँ पे और भी जो सुविधाएं, लोकल सुविधाएं होती है वो नहीं मिलती है। प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है बाढ़ से निपटने के लिए। कोई भी ऐसी सुविधाएं जो कि हर दूसरे राज्य को दिया जाता है वो बिहार को बाढ़ में नहीं मिलता है।
और ये बहुत ज़्यादा बिटर ट्रूथ है, बहुत ज़्यादा कड़वा सच है। 2019 में जब बिहार में बाढ़ आई तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट तक नहीं किया। अभी ही अब हाल के टाइम में अगर आप कंपेयर करें कि पंजाब में जब बाढ़ आई है तो आप देखिए, ये ट्वीट देखिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री का ट्वीट है, गृह मंत्री का ट्वीट है, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी वहाँ पे दौरा करते हैं, खेत में घुस के देखते हैं, लोगों को आश्वासन देते हैं। वहाँ पे आर्मी पहुँचती है, वहाँ पे एयरफोर्स की कैटर पहुँचती है, एनडीआरएफ की प्रॉपर टीम पहुँचती है। केंद्र सरकार जितना हो सकता है मदद, वो हर दिन कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट कर रही है, हर दिन कुछ ना कुछ सुविधाएं मुहैया करा रही है। बिहार में तो इससे भी बड़ी त्रासदी झेलती है। कितने नेता गए बिहार में बाढ़ में? अभी बिहार में गांव के गांव बह गए हैं। ना शिवराज सिंह चौहान वहां दिखे हैं, ना कोई और। अगर मैं बात करूं कि बिहार को कितना मिला है, अभी अभी हाल फिलहाल में अनाउंस हुआ था 1066 करोड़। इससे समाधान तो संभव नहीं है। जहां हर साल बाढ़ आती हो, अगर उसको 1066 करोड़ दे रहे हैं तो ये इस बात का याद दिला रहा है कि आप ऐसे राज्य को गुलाम बनाए रखना चाह रहे हैं, मजदूर राज्य बनाए रखना चाह रहे हैं कि ये समस्या हर साल है। आपकी वोट बैंक की राजनीति बनी रहे। कुछ ना कुछ, अगर 5 केजी अनाज दे दिए किसी को, 5 केजी कुछ और प्रोवाइड करा दिए किसी को, अगर हम बांस बांस दे दिए किसी को, तिरपाल दे दिए, उससे हमारा वोट बैंक बन जाएगा। हर साल ये समस्या रहेगी, तभी हम इन तक पहुंच के अपना इमोशनल वोट बैंक बना के हम इनके इमोशन खरीद के अपना राजा महाराजा बने रह सकते। ऐसा सच नहीं होता तो क्या बिहार को एनडीआरएफ की टीम नहीं मिलती? सोचने वाली बात है कि नहीं? जब हर राज्य को सारी सुविधाएं मिल रही है, बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग लोग जो बीमार पड़ रहे हैं, वो छोटे छोटे बीमारी में अपने जान गंवा दे रहे हैं क्योंकि वो सरकारी अस्पताल तक या किसी अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ये दुख है बिहार का। बाढ़ आने से पहले ना ही कोई निरीक्षण होता है, ना ही सरकार के लोग आते हैं, और ना ही इस पर बात किया जाता है। नेशनल मीडिया कवरेज में आपको 0 मिलेगा बिहार की बाढ़ कवरेज। और ये जान के आपको ज्यादा दुख होगा कि नेशनल मीडिया में 70% बिहारी लोग हैं, फिर भी कवरेज 0 है। अभी आपको मैंने दिखाया ना, बताया कि दूसरे राज्य में लोग कैसे एक्टिव हैं। वहाँ की सिर्फ सरकार एक्टिव नहीं है, वहाँ आप देखिए हरभजन सिंह हो गए, अक्षय कुमार हो गए, बड़े बड़े सिंगर्स जितने हैं पंजाब के कम्युनिटी के जितने बड़े लोग हैं, सब आगे आए, सब मिलके कि पंजाब हारेगा नहीं, पंजाब आगे बढ़ेगा और पंजाब को कोई झुका नहीं सकता। वहाँ के लोग लगे रहे। अभी मैंने आपको दिखाया कि सलमान खान ने भी बिग बॉस में जिक्र किया है इस चीज़ को लेकर के। अभी देखिए ये वीडियो, इसमें सलमान खान ने जिक्र किया है, ट्वीट इसमें स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूँ। इसमें जिक्र किया कि पंजाब के लिए प्रे कीजिए। उन्होंने बताया कि अन्नदाता है पंजाब, बिहार भी अन्नदाता है, बिहार भी अच्छा खासा फसल उत्पादन करता है। लेकिन दुख की ये बात है कि सलमान खान अक्षय कुमार को भूल जाइए जब हमारे अपने नेता यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमारे अपने अभिनेता पंकज त्रिपाठी हो गया, मनोज बाजपेयी हो गए, प्रकाश झा हो गए, ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे नाम हैं जो बिहार के बाढ़ का कभी चर्चा भी करते हुए नहीं मिलते हैं। एक भी ट्वीट इन लोगों का नहीं है। हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सलमान खान भी बिग बॉस में ये बोले? भोजपुरी के इतने स्टार हैं, भोजपुरी के स्टार अगर ये पहलू चलाते कि बिहार की बाढ़ के ऊपर ध्यान दिया जाए, ऑल आई ऑन बिहार, ऐसा कुछ कैंपेन निकालते, ट्रेंड कराते, कुछ सवाल पूछते यहाँ के केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार की तो रवैया ऐसी हमने बता ही दिया रहा है कि मानो कि बिहार एक भारत का राज्य ना हो, बिहार किसी दूसरे, क्या बताऊं मैं, अफ्रीका के जैसे कंट्रीज हैं, गरीबियों से जूझ रहे हैं, खाने के लिए नहीं मिल रहा है। बिहारियों के साथ भी ऑलमोस्ट ऐसा ही व्यवहार है। अगर आप कुछ वीडियो देखेंगे, एक पप्पू यादव सांसद हैं बिहार के, वो ऐसे ऐसे 500-500 रुपया कुछ कुछ करके दे रहे हैं।
अरब कंट्री में ही ऐसा ही होता है, कोई बाहरी लोग आते हैं, उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा होता, एक एक बिस्किट, एक एक ये वो वगैरह लेके घूमते हैं, वो देते हैं। बिहार इज नॉट फार अवे फ्रॉम अरब कंट्रीज। आप हम उसी कंट्री में से हैं, बस हम दिखते अलग हैं। गरीबी हमारी उसी लेवल की है, हमारे साथ व्यवहार भी उसी लेवल का हो रहा है। कोई आके 2 केजी आटा थमा देता है, कोई आके 1 केजी चावल थमा देता है। बिहार इसी हैसियत में क्यों नहीं नेपाल से प्रॉपर बातचीत और कंटिन्यूटी बातचीत रख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, हमारे केंद्र सरकार। अगर लगातार नेपाल से बातचीत करते रहेंगे वहाँ पे डैम बनाने के लिए, वहाँ प्रॉपर सिस्टम बनाए रखने के लिए, क्या ये समस्या समाधान नहीं किया जा सकता? यही अगर ये गुजरात में होता, पंजाब में होता, अगर हर साल बाढ़ आती, तो क्या यही रवैया होता? क्या नेपाल से अब तक ही आपको क्या लगता है अगर हर साल गुजरात में बाढ़ आ रहा होता, पंजाब में आ रहा होता, मुंबई में आ रहा होता, किसी और राज्य में आ रहा होता, साउथ के कोई राज्य में आ रहा होता, तो केंद्र का क्या यही रवैया होता कि आज़ादी के 79 साल के बाद भी इसका समाधान नहीं निकाला जा सकता था? क्या प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दिया जा सकता था? नेपाल से बातचीत करके नेपाल में प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम नहीं बनाया जा सकता था? दूसरे राज्य की अगर बात होती तो सिर्फ 1066 करोड़ का अनाउंसमेंट होता। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का अगर आपको एक मैच का इससे ज़्यादा रेवेन्यू है। क्या बात करें हम केंद्र सरकार की रवैया को लेकर के। वो समझ चुके हैं कि बिहार एक मजदूर राज्य है और इसको मजदूर राज्य बनाए रखना है, तभी भारत का दूसरा राज्य प्रॉपर विकसित हो पाएगा। चलिए अब आखिरी में बात करते हैं आपसे कि अब इसका समाधान क्या है? देखिए समस्याएँ समझ गए, ठीक है? केंद्र सरकार से क्या मदद मिल रही है वो भी समझ गए, बिहार कितना लाचार है ये भी समझ गए, हम गुलामियों की स्थिति में हैं, गुलामों जैसा हैं वो भी आप समझ गए। अब समाधान क्या-क्या है वो समझिए ताकि इस बार होने वाले चुनाव में आप ये अपने नेताओं से पूछ सकें, इस पे आप बात कर पाएँ। देखिए पहला समाधान सबसे पहले कि ये बिहार राज्य का मैटर नहीं है, ये केंद्र सरकार की मैटर है। बिहार राज्य हर साल केंद्र को 35 प्लस सांसद देती है। जो भी केंद्र में सरकार होती है, कम से कम 30 से प्लस तो हर बार ही बिहार का सांसद रहा है। तो इस बार जब भी कैंपेन में, रैली में नरेंद्र मोदी के जितने भी सांसद आएँ, आप उनसे पूछिए ये बात कि केंद्र सरकार ने क्या पहलू निकाला अभी तक बिहार को इससे उभरने के लिए। सबसे पहले चीज़ जो इनको निकालना है वो है कि नेपाल से प्रॉपर बातचीत करें, नेपाल से एक सिस्टम एग्रीमेंट बनवाएँ कि नहीं नेपाल में डैम बनाया जाएगा, नेपाल को बहुत सारी सुविधाएँ दी जाएगी इस डैम के थ्रू। थोड़ा और ट्रेड डील करें आप नेपाल के साथ जिससे कि नेपाल एग्री हो जाए कि हाँ, इतना बेनिफिट्स हमको दे रहे हैं भारत सरकार तो हमें फिर प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ-साथ आपको प्रॉपर कैनल सिस्टम बनाना पड़ेगा, बहुत सारा झील बनाना पड़ेगा। देखिए ऐसे सिर्फ़ मिथिला जाना जाता है आपका मखाना के लिए, लेकिन जितना भी बिहार में 73% भूमि बाढ़ से प्रभावित होती है, तो कम से कम 30 से 40% भूमि आप ऐसा बनाइए, जहाँ के छोटे-छोटे तालाब बनाइए, छोटा-छोटा पॉन्ड बनाइए, उससे क्या होगा कि देखिए मखाना पानी में होता है, वहाँ से निकलता है, तो क्यों नहीं एक बहुत बड़ा हब बनाया जाए इस चीज़ को, इसको इंडस्ट्रियलाइज़ किया जाए और इतना इंडस्ट्रियलाइज़ किया जाए कि पूरा दुनिया भर के लोगों का ध्यान यहाँ पर केंद्रित हो, ये इतना मतलब हाइली बेनिफिशियल फूड है कि इसका तो अब हर कोई जान ही चुका है और इससे बिहार को रोज़गार मिलेगा, बिहार से पलायन कम होंगे, बिहार को जो हर साल बाढ़ एक भयानक त्रासदी देती है, उससे निपटारा पाया जाएगा। उसके साथ-साथ आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, प्रॉपर आपको एनडीआरएफ टीम रखनी पड़ेगी, है ना? कुछ साल तक के लिए और ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपको 5 से 10 साल में 5 साल में सब कुछ सही हो जाएगा। आपको 10 साल लगेगा, 12 साल लगेगा, 15 साल भी लग सकता है। इसको प्रॉपर समाधान देने के लिए। तो आपको छोटा-छोटा कैनल बनाना पड़ेगा, वाटर स्टोरेज बनाना पड़ेगा, आपको बहुत सारा छोटे-छोटे औद्योगीकरण के लिए मखाना का आप झील बनाइए, किसान को दीजिए वो भूमि। वो छोटा-छोटा झील बना के रखें ताकि पानी एक ठहराव के साथ आए। जब ठहराव के साथ आएगा तो वो बाढ़ इतना प्रभावित नहीं करेगा। देखिए जंगल वगैरह तो नहीं लगा सकते क्योंकि बाढ़ हर साल आती है, वो हर बार अपना पौधा लेके चली जाएगी, है ना? जितना भी आपका पेड़ वगैरह वो पेड़ का फॉर्म ले ही नहीं पाएगा, तो जंगल तो है नहीं कि पॉसिबल।
आपको उसको प्रॉपर ऐसा बनाया जाएगा। देखिए, मैं 1-2 विज़ुअल दिखाऊँगा यहाँ कि अगर ऐसा बना दिया जाए, इस विज़ुअल जैसा कि मल्टीपर्ल्स पॉन्ड बनाएँ, मल्टीपर्ल्स आपका अट्रैक्टिव प्लेस बना दें इसको, ना कि ठीक है, पानी-पानी ही भरा रहेगा, इस क्षेत्र को खाली कर देते हैं। इसके अलावा जो अस्थायी निवास बनाया जाए, इसके साइड-साइड में जितने गाँव हैं, उसको एक ऊँचाई पे अच्छे तरह से मैनेज करके उनका घर साइड-साइड में स्थापित कर दें और थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ाया जाए, टूरिस्ट भी इसको अट्रैक्ट कर सकती है, तो ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है। अब इसके लिए क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ेगी। पहले नेपाल से बात कीजिए, कोसी के पास आप वहाँ पे डैम बनाइए, उसके बाद वहीं पे आपको कैनल सिस्टम बनाना पड़ेगा, फिर बिहार आइए, बिहार में छोटा-छोटा स्टोरेज बनाइए, बहुत सारे, फिर तटबंध कराइए। तटबंध भी आपको मजबूती के साथ कराना पड़ेगा, पत्थरों के साथ, ऐसा नहीं कि इस बार बाढ़ आया नेता के पॉकेट में पैसे चले गए, फिर अगली बार बहेगी, फिर पैसे आएँगे, फिर नेता का पॉकेट भर जाएगा, वो वाला सिस्टम नहीं। उसका प्रॉपर मैनेजमेंट कराना पड़ेगा, सही इंजीनियरिंग सिस्टम आपको बैठाना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा डिस्कशंस के बाद इतना साल का तो एनालिसिस होगा ही कि क्या-क्या आपने किया है, कैसे समाधान पाया जा सकता है। तो इसका समाधान यही है कि छोटे-छोटे स्टोरेज आपको 1 नहीं 100, 150, 200 बनाने पड़ेंगे, ज़्यादा बनाना पड़ेगा हो सकता है और कम से कम 2-3 डैम बनाने पड़ेंगे जिससे कि आपका ठहराव कम हो, पानी का मतलब ठहराव हो, एक कंट्रोल वे में फ्लो आए। ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ फ्लो आए और वो फिर बाढ़ जैसे भी बहा के ले जाती है, वैसे ले जाए। तो एक डैम तो आपको प्रॉपर नेपाल में बनाना पड़ेगा, फिर नेपाल से हट के जब आप बिहार आइएगा, तो बिहार में भी आपको एक डैम बनाना पड़ेगा। बिहार में भी जब आप डैम बन जाएगा, उसके बाद आप मल्टीपल स्टोरेज बनाइए, मल्टीपल कैनल सिस्टम बनाइए, मल्टीपल आपको फिर फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम बनाइए। उसके बाद इसको उद्योग में कन्वर्ट कीजिए, आप इसको मखाने के लिए कन्वर्ट कीजिए, आप इसको मत्स्य पालन के लिए कीजिए। जब आपका डैम बन जाएगा, तो इससे आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा कीजिए। बहुत सारी चीज़ें किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। बाढ़ तो आएगी, लेकिन आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इस फ्लो को और जब ये कंट्रोल हो जाएगा, तो बिहार फिर विकसित भी होगा। फिर ये जो लेबर राज्य का टैग मिला हुआ है, इससे भी बाहर। अब लास्ट में बात करेंगे कि क्या सिर्फ़ ये केंद्र सरकार की या अन्य लोगों की ज़िम्मेदारी है? बिहार के लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं है। क्या इस स्थिति में रहना बिहार के लोगों ने खुद चुना है? तो इसका सीधा सा आंसर है कि हाँ, इसका सीधा जवाब है कि हाँ, बिहार के लोगों ने खुद चुना है। जब आप 500 रुपया के वोट में बिक जाएँगे, जब आप अपने नेताओं से, आप अपने प्रतिनिधि से ये नहीं पूछेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया था? क्या आपका योजना क्या था? आपका रोड मैप क्या था? या आपने कितना प्रयास किया, भले ही संभव हुआ या नहीं हुआ? जब आप ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जब आप जाति में बढ़ जाएँगे, जब आप यादव होके आरजेडी को वोट देंगे, ओबीसी होके, कोई कुर्मी होके या अपर कास्ट होके आप बीजेपी को या फिर जेडीयू को वोट करेंगे। कास्ट में बँटे रहेंगे, आप 500 रुपया में बिके रहेंगे, वो राज तो विकास नहीं कर सकता। आपने खुद चुना हुआ है। देखिए, बहुत सारे अच्छे लोग हैं बिहार से जो निकले, उनकी भी ज़िम्मेदारी है। ये धरती आपको बहुत कुछ दिया है, आपको आईएएस, आईपीएस बना के भेजा, आपको ये धरती एक नाम दी है, आपको इस धरती ने सांसद में पहुँचाया है, इस धरती ने आपको बिहार से बाहर पहुँचाया है, आप थोड़ा बहुत बिहार का साथ दे सकते हैं। कम से कम ऐसे मौका पे आइए, बिहार के साथ खड़ा होइए, ये भी आपके भाई हैं, बहन हैं, चाचा हैं, आप इनको भूल मत जाइए बिल्कुल से। आपका भी एक ज़िम्मेदारी बनता है। अगर यहाँ के लोग मान लीजिए वो गरीब हैं कि उनकी मजबूरी है कि 500 में उनके 2-3 दिन चल जा रहे हैं घर, तो 500 रुपया लेके बिक जा रहे हैं। उनको समझाने का काम आपके आस-पास में जो पढ़े-लिखे लोग हैं, उनका है। उसके बाद रही जाति की बात, देखिए जाति की बात हम आपसे किसी और वीडियो में करेंगे कि एक जाति को आप वोट करते हैं, मान लिया जाए कि यादव कैंडिडेट को आपने आरजेडी में वोट किया, वो जीत गया। उसने जीतने के बाद उनको एक मंत्री पद नहीं मिला।
जब उनको मंत्री पद नहीं मिल रहा, अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है और वो जाके फिर बीजेपी में मिल जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे यादव कैंडिडेट हैं जो बीजेपी में हैं। वो अपना पर्सनल बेनिफिट देख रहे हैं, अपने पर्सनल बेनिफिट में वो दूसरे पार्टी में मिल सकते हैं, लेकिन आपको अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं दिख रहा है। वो सिर्फ़ अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, आपका इस्तेमाल करके, आपका जात का, आपके टाइटल का इस्तेमाल करके। अब भी अगर नहीं समझिएगा ना तो बिहार जहाँ 79 साल के बाद है, अगले 79 साल तक भी वहीं पे रहेगी। चलिए नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, आप इतना देर हमारे वीडियो को देखे, समझे और हमारा सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा बिहार फैलाएँ, केंद्र सरकार तक पहुँचाएँ और जो कुछ भी बिहार के साथ गुलामों जैसा व्यवहार हो रहा है, उस पे भी